नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्व विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए प्रवासी मजदूरों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और कुशल और अकुशल श्रमिकों की सूची तैयार की जाएगी। न खाने को कुछ है और न ही हमारे पास अब पैसे बचे हैं, हमें हमारे घर पहुँचा दीजिए। ये गुहार तेलंगाना और तमिलनाडु के 60 व्यक्तियों की है जो लॉकडाउन के दौरान लखनऊ में फंसे हैं। ये रोजाना लखनऊ कलेक्ट्रेट जाकर जिला प्रशासन के अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं है। देश में लॉकडाउन 3 चल रहा है और देश के अलग अलग राज्यों में तमाम श्रमिक और गरीब तबके के लोग फंसे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ के कलेक्ट्रेट में हमारे सामने कुछ ऐसे श्रमिक मौजूद हैं जो कई बार अफसरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इनको इनके प्रदेश अभी तक भेजने की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। इनमें से तमाम श्रमिक तेलंगाना और तमिलनाडु के हैं जो लॉकडाउन 1 शुरू होने के पहले 18 मार्च से लखनऊ में फंसे हैं। इनमें से तमाम लोग लखनऊ घूमने भी आए थे, तमाम ऐसे भी लोग थे जो लखनऊ में काम करने के इरादे से आए थे, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते, कोरोना वायरस की त्रासदी के चलते ये लखनऊ में फंस कर रह गए। और चूंकि अब लॉकडाउन 3 चल रहा है, सरकार ने तमाम नोडल ऑफिसर्स के नंबर भी जारी किए हुए हैं कि अलग अलग प्रदेशों के लोग इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और ये अफसर सुनिश्चित करेंगे कि कैसे गैर राज्यों के लोगों को उनके राज्य जो है पहुंचाया जा सके। लेकिन तकरीबन 60 ऐसे लोग हैं जो तेलंगाना और तमिलनाडु के हैं और यहाँ लखनऊ में फंसे हैं। ये लोग एक धर्मशाला में रुके हुए हैं जिनसे इनसे भारी किराया भी इस त्रासदी के दौर में वसूलने की बात सामने आ रही है। और कई बार ये लोग लखनऊ कलेक्ट्रेट के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन एक भी अफसर ने अभी तक इनकी सुनवाई नहीं की है और तमाम एप्लीकेशनें भी इन्होंने लखनऊ डीएम को यहाँ पर दी हैं। हमारे साथ ऐसे ही तमिलनाडु के एक बाशिंदे हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इतने सारे लोग जब यहाँ पर 4 से ज़्यादा लोगों को रुकने की अनुमति नहीं है, सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है और कोरोना त्रासदी के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियाती कदम उठाने के चलते सड़कों पर भारी तादाद में भीड़ का निकलना मना है, उसके बावजूद ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट तक चक्कर काटने को मजबूर हैं, अपने घरों तक जाने की फरियाद प्रशासन और सरकार से कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स यहाँ पे मौजूद है जो तमिलनाडु से आए और यहाँ फंसे हैं। सर, आप जो है आप तमिलनाडु से आए हैं? अच्छा जी, हम लोग को तमिलनाडु से आया है, पूरा 60 आदमी है। ये जो कोई ना कोई व्यवहार से आता है, कोई दूसरा टूर से आता है, कुछ ना काम से आया है। अपने साथ में लेडीज लोग को भी है, इन लोग को भूखा मर रहे हैं, कपड़ा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, किसी की भी आपके पास जो है मतलब खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है? खाना किस प्रकार से खाते हैं आप? खाना इतना दिन का है, कम से कम 45 डेज 2 मंथ्स खाया है। अपना जो किस्सा में है इतना पैसा खर्चा हुआ, हम लोग को बेचारा कुछ भी कर नहीं सकते है, अभी मर रहे हैं। हम लोग को कुछ नहीं मांगता है, खाना मांगता तो दे दो। आपने यहाँ पर लखनऊ डीएम को एप्लीकेशन दी है, कहाँ है वो एप्लीकेशन? आपने ये एप्लीकेशन आप देखिए लखनऊ डीएम को तेलंगाना और तमिलनाडु के लोगों ने दी है। मैं अपने कैमरामैन गौरव से कहूँगा वो आपको ये एप्लीकेशन दिखाएंगे। ये नगर आयुक्त को भी भेजी गई है, लखनऊ डीएम को भी भेजी गई है और ये तमाम लोग यहाँ पर चक्कर काटने को मजबूर हैं। इनको अभी तक इनके घर नहीं भेजा जा सका है और ये लोग यहाँ पर लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं। क्या आपकी किसी भी अधिकारी से लखनऊ कलेक्ट्रेट में अभी तक मुलाकात हुई है? अभी तक पूछता है किसी को, उसी दिन एक दिन गया शनिवार में, ये जो असिस्टेंट का कलेक्टर आया वो है, इनका बस भी पिटीशन दिया है, अभी तक इसका कुछ जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। इन लोगों को पूछ रहा है आपको खाना चाहिए तो बोल रहा हूँ, हम लोग को बोला है खाना अभी आप दिखा रहे थे मुझे मोबाइल पर कि आपने जो है कंप्लेंट भी की हुई है। मोबाइल पे इन्होंने बाकायदा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है और सरकार से गुहार लगाई है कि किसी तरह हमको अपने प्रदेश भेजा जाए। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो कृपया दिखाएं कि ये देखिए ये शिकायत नंबर भी इसमें दिया है, इसको ऑनलाइन दर्ज किया गया है और ई पास बनवाने के लिए इन्होंने
फरियाद की है प्रशासन से, लेकिन अभी तक इनकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है। इनको ई पास अभी तक जारी नहीं हुआ और ये लगातार कोरोना त्रासदी के बीच लखनऊ आने के लिए मजबूर हैं। तमिलनाडु से भी, तेलंगाना के बाद अब तमिलनाडु के ये श्रमिक हैं इन्होंने भी ई पास बनाने के लिए एप्लीकेशन यहाँ लखनऊ प्रशासन के समक्ष दी हुई है और ये इस इंतज़ार में है कि किस प्रकार हमारा ई पास बनेगा। आखिर इन लोगों को अभी तक इनके प्रदेश भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, ये लखनऊ में बैठे अफसरों को सोचना चाहिए। ऐसे गरीब तबके के लोग जो अपने अपने घरों से दूर हैं और प्रधानमंत्री की अपील पर अपनी ही एक ही जगह पर रुके हुए हैं, कहीं भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इनको खाने की दिक्कत हो रही है, इनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, ये सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि यूपी के अलावा जो गैर राज्यों के श्रमिक यहाँ पर फंसे हैं उनकी भी पूरी मदद सुनिश्चित की जा सके। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा है कि सरकार ने उन लोगों से पैसे लिए जो ट्रेन द्वारा अपने घर वापस आए। ऐसे गरीब लोगों से टिकट के पैसे लेकर सरकार ने गरीबों के साथ छल किया है। कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली के मजदूरों के टिकट के पैसे वापस करेगी। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से वापस घर लौटे मजदूरों को लेकर सियासी खींचतान जारी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने अपनी ट्रेन का टिकट खुद खरीदा और उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने अमेठी और रायबरेली के डीएम से दूसरे राज्यों से आए लोगों की सूची मांगी है जिससे हम टिकट के पैसे उन्हें वापस दे सकें। यहाँ के लिए 2 सहायता नंबर भी हैं जिन पर टिकट की फोटो पता भेजने से कांग्रेस आपका रेल का भाड़ा अदा करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्य प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों को ट्रेन के द्वारा वापस उत्तर प्रदेश लेकर लौटी, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगे कि ट्रेन के टिकट उन मजदूरों से लिए गए हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गरीब मजदूरों से सरकार ने पैसे लिए और अब इसके एवज में प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो रायबरेली और अमेठी यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के जो मजदूर हैं उनके पैसे टिकट के वापस करेगी। इसके लिए प्रियंका गांधी ने उन इलाकों के 2 जो कांग्रेस नेता हैं उनके नंबर भी फ्लैश कराए हैं, उनके नंबर भी दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 जिलों का नाम लिया है, अमेठी और रायबरेली। इससे अन्य जिलों के मजदूरों में काफी निराशा है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आगरा में कोरोना वॉरियर और कानपुर में तैनात सिपाही विनीता यादव की कोरोना से मौत के बाद मृतक सिपाही के ससुराल वालों ने आगरा जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि परिवार में मौत के बाद भी अभी तक इलाके में ना तो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और ना ही घर वालों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि महिला सिपाही ने 4 दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। यूपी के आगरा में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट है, जिसको लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगरा के मेयर ने भी सीएम से गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और साथ में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा में महिला सिपाही विनीता यादव की मौत के बाद उनके परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। जिस इलाके में विनीता यादव रहती थी वहां पर उनकी मौत के बाद कोई भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं की, साथ ही उनके घर वालों के जांच सैंपल भी नहीं लिए गए। इस कारण पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इसके पहले आगरा के मेयर नवीन जैन ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि आगरा प्रशासन के उच्च अधिकारी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर मेरी आगरा प्रशासन से अपील है सर, मेरे घर में सर मेरी भाभी की सर कल मृत्यु हो गई है कोरोना पॉजिटिव के कारण। तो सर मेरे घर में सर सभी लोग सर दहशत में आ गए हैं और उनकी देखो छोटी सी 3 दिन की बेटी है और सर छोटा सा बेटा भी है और सर सारे लोग सर क्या कहते हैं बहुत परेशान हैं और कोई सर यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी पूरे प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर सर उनके सैंपल लिए जाएँ, जांच कराई जाए, क्वारंटीन किया जाए, कोई देखभाल नहीं है सर। पूरा घर काफ़ी सर विचलित है, ना कोई घर में किसी को छू रहा है, पूरी गली मेरी धूमधाम पड़ी हुई है, कोई इधर कुछ नहीं देख रहा है सर, ना सर खाने की व्यवस्था है ना कुछ भी सर। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर यहाँ पर और सर 4 लोग घर में पीड़ित हैं, उनको ऑलरेडी सर सर्दी जुकाम खांसी बुखार की बहुत शिकायत है
सब परेशान है सर। हमारे घर में दो डेथ हो चुकी है, मेरे घर में 2 डेथ हो चुकी है, परिवार मेरा खड़ा हुआ है। पूरा परिवार सर परेशान है। प्रशासन कैसी होगी सरकार है ये। मेरी बहू चली गई, 2 छोटे बच्चा छोड़ के। पहले से बेटा तो बिटिया को एक जन्म दे गई 2 तारीख को। ये सब कोरोना में संक्रमित हो गए हैं। कोई प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हमने ऊपर तक सर बात करी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कल रात से सर हम कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये खबर फैलाना चाहते हैं कि प्रशासन कुछ मदद करे, कोई हमारी हेल्प करी जाए। अमरवाला प्रेस के पीछे ईश्वर नगर कॉलोनी से राजीव यादव सर, मेरे घर में सर पीड़ितों की सर, मेरी परिवार की सर प्लीज मदद की जाए। आपसे सर मेरी विनती है सर, हाथ जोड़ के। SSP को, सबको, बीजेपी के नेताओं को भी कर लिया, पार्षद को भी छोटे बच्चे हैं सर, एक 1.5 साल का बच्चा, उनकी माँ गुजर गई है। छोटे बच्चे सर बहुत परेशान है सर। इन सबको सर खांसी जुकाम हुआ लगा पड़ा है सर फिलहाल इनकी जांच करवाई जाए सर, कुछ कराया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे काम कर रहे हैं और अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इलाकों में किस तरह से व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन आगरा में व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आगरा में एक महिला सिपाही की मौत हो गई, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उसके घर वालों ने तमाम आरोप लगाए प्रशासन पर। जिस महिला सिपाही की मौत हुई उसने अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला सिपाही के ससुराल वालों का आरोप है कि घर में हुई एक मौत के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, ना तो इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही उनके घर के लोगों की जांच की जा रही है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जहां पे महिला सिपाही की मौत हुई है उस इलाके के लोग दहशत में हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी शांत है, खामोश है और अपने घरों में बैठी हुई सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रही है। आपको बता दें कि उस दिन पहले आगरा के मेयर नवीन जैन ने भी आगरा के अधिकारियों पर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां लॉकडाउन के दौरान पूरा देश अपनी जगह पर रुका हुआ है और लोग अपना घर-बार छोड़कर रोजी रोटी के लिए अन्य प्रांतों में गए थे, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद बीते 1 महीने से परेशान थे। उनके पास खाने के पैसे नहीं। अब सभी राज्य अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। सूबे की योगी सरकार ने गैर प्रांतों में फंसे मजदूरों और उनके परिवारों की घर वापसी की मुहिम चला रखी है। गैर प्रांतों से पूरे प्रदेश में लाखों लोगों की घर वापसी हो रही है। इसी क्रम में गोंडा रेलवे स्टेशन पर शाम 6 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा लगभग 1200 लोग घर पहुंचे और उनको उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों के द्वारा अन्य जिलों में ले जाया गया। गुजरात के सूरत से आए श्रमिकों और उनके परिवार के लोगों को स्टेशन पर उतारकर पूर्वांचल के कई जिलों में भेजा गया। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। इसके बाद उन्हें सुरक्षित उनके जनपद तक छोड़े जाने की व्यवस्था भी की गई। बात यही है, हम लोग सूरत से आ रहे हैं, मतलब गोरखपुर तक जाना था, तो यहाँ बीच में यहाँ गोंडा उतार दिए। यहाँ से हम लोग के बस से घर बोल रहे हैं भेजने। हाँ, टिकट खरीदा, हीरे में काम कर रहा था। ऐसे माहौल है तो हम लोग क्या जाएंगे वहाँ के लोग अपने घर से पैसे मंगा हम लोग, कोई देने का पैसा नहीं, घर से किराया मंगाया, क्या करें। हम लोग का खाने के पास पैसा ही नहीं था तो किराया घर से दूसरे से मांगा, क्या करें। गुजरात से आए यात्री का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वो लोग काफ़ी परेशान थे। घर से पैसा मंगाकर किसी तरीके से किराए की व्यवस्था करके वो वापस घर पहुंचे। जिलाधिकारी के मुताबिक इन लोगों को उनके जनपदों के जिलाधिकारी और प्रशासनिक अमला क्वारंटाइन करने या अन्य प्रोटोकॉल व्यवस्था करेगा। फिलहाल ये सिलसिला जारी रहेगा और आगे भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लोगों को लाए जाने का सिलसिला चलता रहेगा। वहीं मजदूर अपने घर आकर काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। कि आज एक ट्रेन जो कल रात सूरत से चली थी वो आज गोंडा में स्टेशन पे हमारे आई है। ये ट्रेन पहले गोरखपुर तक प्रस्तावित थी, क्योंकि गोरखपुर में अत्यधिक ज़्यादा संख्या में ट्रेनों का आज आवागमन हो गया, तो इसलिए इस ट्रेन को कट शॉर्ट करते हुए गोंडा में ख़त्म किया गया है। इसमें लगभग 1200 यात्री सवार हैं और इसमें जो हमारे पूर्वांचल के तकरीबन 10 से 12 जनपदों के यात्री हैं, जिनको 45 की संख्या में बसों से आज ही उनके गंतव्य स्थान तक रवाना किया जाएगा। यहाँ पर उन सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उसके बाद उनके
के सभी के पता, नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन नोट करते हुए उनको पानी और जलपान की व्यवस्था करते हुए उनको अपनी बसों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जा रहेगा। राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस लगातार अपना पैर पसारता जा रहा है। ताजा मामला हजरतगंज के नरही इलाके का है। यहाँ पर एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है और उसके घर को सैनिटाइज किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैसरबाग में 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। उसके बाद हजरतगंज के नरही इलाके में भी आज गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। फिलहाल उसे घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीज हजरतगंज के नरही इलाके में मिलने के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है और वहां पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो कहा जाए कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या खासकर राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया लखनऊ। यूपी में जिन नगर निगमों और नगर पालिकाओं के ऊपर कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के अफसर और नेता आपस में लड़ने लगे तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। सीएम योगी की नाक के नीचे लखनऊ नगर निगम में यही खेल चल रहा है, जहां भ्रष्टाचार को लेकर मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त की आपसी जंग पूरी तरह सतह पर आ गई है। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में लखनऊ नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त आपस में लड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा तब नज़र आया जब मेयर संयुक्ता भाटिया ने सैनिटाइजर बोतल खरीद का आरोप अपने ही नगर निगम पर लगा डाला। वहीं नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने साफ कहा कि नगर निगम ने सैनिटाइजर की कोई बोतल खरीदी ही नहीं। ये मामला तब उजागर हुआ कि जब 2 रुपए की बोतलों को 10 रुपए में खरीदने का ऑर्डर नगर निगम ने दिया। तकरीबन 10,000 ऐसी बोतल खरीद का ऑर्डर नगर निगम द्वारा देने की बात सामने आ रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने किसी भी तरह की खरीद से इनकार किया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मेयर और नगर आयुक्त की लड़ाई सभी की जुबान पर आई हो। इससे पहले भी मेयर संयुक्ता भाटिया नगर निगम पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ मेयर के चहेते ठेकेदारों से नगर आयुक्त का झगड़ा भी कई बार हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी की आंखों में आंसू तक आ चुके हैं। ये मामला कई दिनों पहले वायरल हुआ था, जिसका सीधा अर्थ है कि यूपी में जिन नगर पालिकाओं, नगर निगमों के ऊपर कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी है, वहां बैठे मेयर और नगर आयुक्त समेत तमाम अफसर भ्रष्टाचार को लेकर आपसी खींचतान में ही उलझे हैं। ये वाकई बेहद शर्मनाक मामला है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया लखनऊ। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना त्रासदी के बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के एक फैसले ने करोड़ों श्रमिकों के माथे पर शिकन ला दी है। उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए श्रम अधिनियम में 3 साल तक छूट प्रदान करने वाले अध्यादेश पर विवाद शुरू हो गया है। सरकार के इस फैसले का विरोध विपक्ष ने भी शुरू कर दिया है। शंका जताई जा रही है कि इससे यूपी में श्रमिकों का उत्पीड़न तेजी से न बढ़ जाए। कोरोना संकट के चलते यूपी की अर्थव्यवस्था संजीवनी मांग रही है। इस इरादे से योगी सरकार ने यूपी के श्रम कानूनों में 3 साल की छूट दी है, जिसका विरोध भी विपक्ष ने शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये सरकार गरीब विरोधी है और श्रमिकों के कानून खत्म करने को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार का इस्तीफा भी मांगा है। हालांकि यूपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ किया है कि श्रमिकों के कानून में 3 साल की जो छूट दी गई है, वो छूट निजी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना मात्र है। कंपनियां अपना कार्यालय यूपी में खोलेंगी, लेकिन उनके खिलाफ लेबर इन्फोर्समेंट एक्ट के तहत किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि श्रमिकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, लेकिन श्रमिक बिरादरी के कई कर्मचारी नेता ये संभावना जता रहे हैं कि आने वाले समय में श्रमिकों के हित इस अध्यादेश से जरूर प्रभावित होंगे। यूपी सरकार ने अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। अध्यादेश में साफ है कि 3 साल तक निजी कंपनियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी और श्रमिकों को हायर और फायर करने की अनुमति कंपनियों को पूरी तरह से होगी।
कैमरामैन राज बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जून के महीने में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फायदा मिला है और लॉकडाउन में कोरोना के केस ज्यादा नहीं बढ़े। देश भर में जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये वाकई चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में ही एम्स के डायरेक्टर का बयान आया है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जून जुलाई में कोविड का संक्रमण पीक पर होगा। दुनिया भर में कोविड-19 के फैलते संक्रमण को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मैथमेटिकल डेटा सामने आया है, उसके अनुसार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में जून जुलाई में कोविड संक्रमण पीक पर होगा। इसलिए संक्रमण को लेकर अभी अलर्ट रहना और इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल अब तक कोई सटीक अनुमान नहीं लगा पाया है। अब सुनिए कि कोविड-19 के फैलते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के पूर्व सीएमओ ए.के. शुक्ला ने क्या कहा। मैंने बयान सुना है, मुझे उन्होंने बयान के साथ साथ बढ़ती हुई टेस्टिंग को भी एक आधार बताया है कि टेस्टिंग हम करा रहे हैं। शुरू में जब शुरू हुआ था तो टेस्टिंग किट कम थे, जांचें कम हो रही थी, अब जांचें ज़्यादा हो रही हैं। तो मुझे जो इन्फ्लुएंस लग रहा है कि उनका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और हो सकता है जून जुलाई तक उनकी टेस्टिंग काफ़ी कंप्लीट हो जाए। तो उसी के अनुपात में उन्होंने बढ़ने की बात कही है। क्योंकि पॉजिटिविटी की रेट में कोई कमी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई। पहले जितने जांच हो रही थी, जितने परसेंट पॉजिटिव था, आज भी उतने ही निकल रहे हैं। तो बस जांचें ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए संख्या बढ़ रही है। और जहाँ तक रही उन्होंने जून में पॉजिटिव होने की बात, बढ़ने की बात, उसके पीछे भी कोई ठोस वैज्ञानिक आधार प्रतीत नहीं होता है। अब उन्होंने क्या सोच के कहा है, मैं नहीं इस पर कमेंट करना चाहता, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। लेकिन जून में थोड़ा ट्रांसमिशन मैं समझता हूँ कम हो सकता है, क्योंकि वायरस की एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है। लेकिन जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं वो इन्फेक्टिव रहेंगे, उनसे ट्रांसमिशन हो सकता। मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना का प्रभाव कम होने में 2-4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी कम्युनिटी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती तब तक केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में कम नहीं होंगे। और इम्यूनिटी कम्युनिटी में तब बढ़ती है जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। हर्ड इम्यूनिटी होती है कि अगर साइलेंट इन्फेक्शंस होते हैं समाज में, लोगों को हुए और लोग ठीक हो गए, उनके ब्लड में एंटीबॉडी बन गई, तो वो उनको सिम्टम भी नहीं आते, पता भी नहीं चलता उनको बीमारी हुई और वो इम्यून हो जाते हैं। तो जब तक हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी में नहीं डेवलप होती, केसेस इस तरीके होते रहेंगे। एम्स में उच्च पद पर आसीन एम्स के डायरेक्टर का कोरोना जैसी महामारी पर यह बात कहना वाकई सोचनीय है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में स्थिति और भयानक हो सकती है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की चपेट में है। देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में भी लोग घरों में रहकर खुद को फिट रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की वजह से दुनिया में लॉकडाउन है, वहीं अब तक की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने का भी समय नहीं था। लेकिन कोरोना महामारी ने सब कुछ याद दिला दिया। अब लोग घर बैठे खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब लॉकडाउन ने सबको घर पर कैद कर लिया है, तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर घर में कैद होकर खुद को फिट कैसे रखें। लेकिन इसके बावजूद घर में कैद रहकर भी लोगों को अपनी सेहत का पूरा ख्याल है। लोग घर बैठे ही व्यायाम कर रहे हैं, योग और ध्यान के जरिए शरीर को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों में लोग तनाव से भी मुक्त रह सकेंगे। व्यायाम और योग के अलावा लोग डांस के जरिए भी खुद को फिट रख रहे हैं। फिट रहना सबके लिए जरूरी है और कोरोना जैसी महामारी के बीच घर बैठे खुद को फिट रखकर लॉकडाउन को और मजेदार बना सकते हैं। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कोरोना संकट पर चिंता जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया त्रस्त है, हमारा देश भी कोरोना से त्रस्त है। देश की जनता काफी दुखी है। ये समय संयम और धैर्य से काम करने का है। सरकार के स्तर पर बेहतर कदम उठाए जाने की जरूरत है। हरदोई के जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान शहर को सुरक्षित और कोरोना मुक्त रखने के लिए
योजना तैयार की है। जिलाधिकारी पुलकित खरे और नगर पालिका ईओ रविशंकर शुक्ला ने 9 दिनों में पूरे शहर को 3 चरणों में लॉक करके घर घर जांच कराई। स्पेशल मशीनों से गली मोहल्लों मकानों को सैनिटाइज कराया गया। इस अभियान का दूसरा चरण पूर्ण हो चुका है, जिनमें लगभग 13,927 लोगों की जांच हो चुकी है। शहरवासियों ने प्रशासन की तरफ से किए गए प्रयासों की सराहना की है और कई जगह कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा भी की। हमारी नगर पालिका परिषद हरदोई जो है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम हमारे पूरी नगर पालिका की टीम, हमारे डॉक्टरों की टीम, पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, हम लोग सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाकर 3 चरणों में जो है नगर को लॉकडाउन करके एक घर की जो है हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं। हमारे डॉक्टरों की टीम जो है एक घर की स्कैनिंग कर रही है। हमारी टीम जो नगर पालिका की है वो डोर टू डोर लोगों के सैनिटाइजेशन कर रही है। हर घरों को, गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे रोड को किया जा रहा है। इसके पूर्व भी हम लोग जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ 4 बार हमने जो है हमारे जो 26 वार्ड हैं उनको हम लोग सैनिटाइज करा चुके हैं। पुनः जो है हम लोग इस टीम के साथ भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक का बहुत सहयोग मिल रहा है। संभल के रजपुरा इलाके से लॉकडाउन में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो न सिर्फ भयावह हैं बल्कि यहाँ किस तरह लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं ये बताने के लिए काफी हैं। सिकंदरपुर घागी गांव में बैंक से सरकार की राहत राशि लेने को बिना मास्क के दर्जनों लोग उमड़ पड़े और तो और बैंक पर ड्यूटी कर रहा एक कांस्टेबल और बैंक कर्मी भी बिना मास्क नजर आए। इसी तरह सैमरी गांव में ईंट भट्टे पर मजदूर लॉकडाउन में भी ईंट पाटते दिखे। थाना रजपुरा के ही गांव बेहटकरन में सलून खोलकर लोगों के बाल काटने का काम भी जारी दिखा। बेहटकरन गांव कोरोना हॉटस्पॉट है जो रजपुरा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। फिरोजपुर में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच को देखने को सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। एक तरफ संभल में लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन ने जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करके लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने देर रात संभल शहर में फ्लैग मार्च और लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। लॉकडाउन 3 में सभी लोग को आश्वस्त किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें और जितने भी लोग हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है। इसी में हमारी पिकेट ड्यूटी, गश्त ड्यूटी और सभी लगी हुई है। हम लोग खुद गश्त करके अपने मोबाइल व्हीकल के माध्यम से और पुलिस पर्सनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा में है, उनके साथ में है। कृपया अपनी जान बचाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलिए। जितनी दुकानें हैं वो सब खुलेंगी समय से, जो जिस हिसाब से जो निर्धारित है, और सप्लाई चेन हमारी बनी हुई है, इसलिए किसी को अनावश्यक रूप से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, खाद्यान्न भी उपलब्ध हैं, सबको प्रॉपर तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। अपने घरों में रहिए, आपका जीवन महत्वपूर्ण है, उसको बचाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। संभल में 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये सभी 1 से 2 मई को दिल्ली से लौटे हैं। 20 से 38 साल के इन पॉजिटिव केसेस में 2 कोतवाली गुन्नौर के गांव तरफरी और 3 थाना रजपुरा के गांव मेहुआ हसनगंज के हैं। दिल्ली से गांव आने की सूचना के बाद हेल्थ महकमे ने सभी को गुन्नौर के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया था। संभल में अब पॉजिटिव केस बढ़कर 29 और एक्टिव केस 15 से बढ़कर 20 हो गए हैं। संभल में एक और कोरोना पॉजिटिव की पहले मौत हो चुकी है जबकि 8 मरीज ठीक भी हुए हैं।